नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम की तैयारी के लिए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट किए हैं। आज हम आपको पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2018 में संपन्न हुआ था उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये हमारे रीजनिंग का 5वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको रीजनिंग के इसी प्रकार के 4 वीडियोज कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले में जाकर के देख लीजिएगा। देखिए आपको रेलवे ग्रुप डी जो पिछले बार का 2018 का पेपर हुआ था उस सेट की भी आपको रीजनिंग करा रहे हैं, उसके अलग पार्ट्स चल रहे हैं। और हम आपको एनटीपीसी जो सीबीटी 1 का 2021 में पेपर संपन्न हुआ है उसकी भी रीजनिंग करा रहे हैं। दोनों वीडियोज की आपको प्लेलिस्ट अलग अलग देखने को मिल जाएगी, आप दोनों की रीजनिंग को लगा करके देख सकते हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 28 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आप इन 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न में देखिए आपको दिया गया है 4 बच्चे ABCD एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो इनमें से सबसे भारी कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको इन 3 कथनों में से कौन से कथन आपको पर्याप्त लग रहे हैं। एक बार आप लोग चारों ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा, प्रयास करिए कि आप इसे लगा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 बच्चे दिए गए ABCD, तो उनको क्रम में लगाना स्टार्ट करते हैं कि कौन सबसे भारी कौन सबसे हल्का है। तो पहले कथन की ओर हम लोग चलते हैं। पहले कथन में लिखा गया है A जो है वो C और D से भारी है, तो मतलब A हम पहले रखेंगे और C और D को बाद में रखते हैं। आगे पढ़ते हैं, इनमें से D सबसे हल्का है, तो D सबसे हल्का है तो D को हम लोग लास्ट में रखेंगे। B जो है वो A से भारी है, तो मतलब B सबसे भारी होगा। अगर A से भारी है तो सबसे भारी होगा। तो हमने तीनों कथनों की सहायता ली, तब हमको कहीं जा कर के सबसे भारी मालूम हुआ। तो सबसे भारी कौन है? B। तो किस किस कथन की सहायता से हमने निकाला है? 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपको श्रृंखला दी गई है, उसके 4 पद आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स के पद दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट की सीरीज भी दी गई है साथ साथ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से 6 हो रहा है, मतलब कितना आगे बढ़ रहा है? 2 बढ़ रही है पहले, ठीक है। 6 से 10 हो रहा है, कितना बढ़ी? 4 ज़्यादा हुआ, 6 4 10, और 10 6 16, मतलब 6 ज़्यादा हुआ। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है? पहले 2 से बढ़ी, फिर 4 से, फिर 6 से, मतलब कि अगला जो पद होगा वो 8 की बढ़ोतरी के साथ में बढ़ेगा। तो 16 8 24। तो 24 देखिए एक ही ऑप्शन में है, लास्ट वाले ऑप्शन में। इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी अल्फ़ाबेट की सीरीज को नहीं मिलाएंगे तब भी आपका उत्तर सही आएगा। अब हम लोग अल्फ़ाबेट की सीरीज को भी देख लेते हैं। देखिए U से V हो रहा है, V से W, W से X, X के बाद क्या आता है? Y आता है, मतलब एक एक बढ़ाया गया है अल्फ़ाबेट की सीरीज को। तो 24Y मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कहीं पर 24 24 दोनों ऑप्शन में होता तब हमको अल्फ़ाबेट की सीरीज को मिलाना जरूरी हो जाता, लेकिन 24 हमको पहले ही मिल गया, तो हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन आया है। इस सेट में कैलेंडर के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए कैलेंडर चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए अलग अलग टीचर जो है कैलेंडर चैप्टर की जो कोडिंग है उसको अलग अलग पढ़ाते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा हो वैसे आप लोग दिन निकालने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए 17 लिख लीजिए। अगस्त की जो कोडिंग होती है वो 3 होती है। इसके बाद में 47 ईयर है, तो 47 ईयर को लिख लीजिए। इन 47 ईयर में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो 4 वर्ष में 1 लीप ईयर आता है, तो 47 वर्ष में 11 आएंगे। और शताब्दी की बात करेंगे तो 1900। अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 शेषफल बचेगा, और 300 की कोडिंग होती है 0, और 7 से भाग कर दीजिए। जो शेषफल आएगा उसी को आपको जोड़ते चलना है। अगर आप सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, या फिर अलग अलग भी आप दे सकते हैं भाग, जैसे कि 17 में 7 का भाग करेंगे तो 3 शेषफल आएगा। इसमें 3 तो लिखा ही हुआ है। 47 में 7 का भाग करेंगे तो 5 शेषफल आएगा, और 4 शेषफल आएगा 11 में भाग करेंगे तो। इस प्रकार से आप फिर से बटे 7 कर लीजिएगा। सबको जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 बटे 7। मतलब कि अगर शेषफल की बात करेंगे तो 7 दूना 14, 1 शेषफल आया। तो 1 शेषफल आया, इसका मतलब है एक जो कोडिंग होती है वो रविवार की होती है। तो 17 अगस्त 1947 को जो दिन होगा वो रविवार होगा। तो कैलेंडर चैप्टर को पढ़े बिना आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लोग को कैलेंडर चैप्टर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा,
हम कैलेंडर चैप्टर की आपको कोडिंग पढ़ा देंगे, जिससे कैलेंडर के आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं ABCD। इन चारों आकृतियों को देखिए कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें यह नहीं बताया गया दर्पण किधर की ओर लगाया गया है। अगर नहीं आपको बताया जाए तो आप लेफ्ट साइड की ओर दर्पण को लगा करके उत्तर को निकालिएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर दर्पण को लगाएंगे तो ये आकृति उलट करके सी वाले ऑप्शन के जैसे बनेगी। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो कहाँ पर लिखा गया है, ये दूसरे ऑप्शन में आप जाकर के देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है। तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन को सही करना है। जो लोग पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं वो लोग जान लीजिएगा कि जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठेंगे तो जो आपको टिक करना है वो इस ऑप्शन पर जा करके टिक करना होगा, ठीक है। ये तो आकृतियाँ दी गई हैं कि इस प्रकार से ABCD आकृतियाँ बन रही हैं, तो इन आकृतियों में से कौन सी आकृति सही है, वो सी वाली आकृति सही है। तो सी वाली आकृति वो दूसरे ऑप्शन में रखी गई है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आटा, पैनकेक, मलाई, करछुल। तो चारों ऑप्शन में से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि आटा भी खाने योग्य है, पैनकेक भी आप खा सकते हैं, मलाई भी आप खा सकते हैं, लेकिन करछुल को आप खा नहीं सकते हैं। तो ये खाने योग्य सामग्री नहीं है, इसलिए इस समूह से अलग है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस समूह से संबंधित नहीं होगा। छठवां क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन में लिखा गया है सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। दूसरा कथन है कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है वो इस कथन के अनुसार अनुसरण कर रहा है। नीचे आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए कथन को देखते हुए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं और निकालते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। तो जो कप का गोला होगा वो चीनी मिट्टी के गोले के अंदर होगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, समझने के लिए बना रहे हैं। और कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो सफ़ेद हैं, मतलब जो सफ़ेद के गोले के साथ में कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन को हम लोग अटैच कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन में हम लोग बना दिया है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। देखिए कुछ सफ़ेद जो हैं उसका गोला चीनी मिट्टी के साथ में अटैच है, इसलिए निष्कर्ष पहला जो होगा वो सही होगा, अनुसरण कर रहा है कथन के अनुसार। दूसरे में लिखा गया कोई कप सफ़ेद नहीं है। देखिए इस कंडीशन में तो कोई कप सफ़ेद नहीं है, लेकिन इस सफ़ेद का गोला जो है वो कथन के अनुसार ऐसा भी बन सकता था, इसलिए इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कथन में पूरी तरह से इसके बारे में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम लोग पहले वाले निष्कर्ष को ही सही करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, केवल एक निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। ABCD ये 4 आकृतियाँ आपको दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में देखिए कि विषम कौन सा है। तो आसानी से आप देख सकते होंगे कि सभी आकृतियाँ जो हैं वो इसी प्रकार से बनी है, बस उनकी डायरेक्शन को चेंज किया गया है। ABC इन तीनों को देखिए एक ही तरह की हैं, बस इधर उधर थोड़ा घुमाया गया है। लेकिन D वाली आकृति को देखिए, उसमें त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार से त्रिभुज रख दिया गया, उल्टा त्रिभुज के ऊपर रख दिया गया है, जबकि अन्य सभी में यहाँ पर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, डी जो है इन चारों आकृतियों में से विषम है, तीसरे ऑप्शन में डी ऑप्शन रखा गया है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आपको अगले आने वाले विकल्प का चित्र का चयन करना है। जैसे ये आकृति आगे बढ़ रही है तीनों, वैसे आपको चौथी आकृति को आगे बढ़ा करके ABCD में से चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। वीडियो को रोक करके आकृति को आप ध्यान से देखिए। अगर हम लोग पहली आकृति को देखते हैं और नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, बॉक्स जो बने हैं ना 1 2 3 4, इनकी नंबरिंग कर दें तो यहाँ पर आप इनके अंदर की आकृतियों को देखिए। अगर यहाँ पर ट्रायंगल को देखेंगे तो पहले ये पहले वाले बॉक्स में था, दूसरे वाले में दूसरे में पहुँच गया, तीसरे में तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो 1 2 3, पहली वाली दूसरे में, दूसरे वाले तीसरे में, तीसरे वाली चौथे में। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज ये आकृतियाँ घूम रही हैं। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी देखनी है। पहले त्रिभुज की डायरेक्शन नीचे की ओर थी, मतलब दक्षिण की ओर, फिर ये पूर्व की ओर हो गई, तीसरी वाली में उत्तर की ओर होगी, और चौथा वाला जो बन रहा है उसमें जो डायरेक्शन होगी वो पश्चिम की ओर होगी। तो पश्चिम की ओर यहाँ पर देखिए C और D ऑप्शन दोनों में रखा गया है त्रिभुज की डायरेक्शन को।
और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहें एक और आकृति को, इस तीर के निशान को देखिए, पहले इसकी डायरेक्शन जो थी वो पूर्व की ओर थी, दूसरी वाली आकृति में इस तीर की डायरेक्शन नीचे की ओर हो गई है, मतलब दक्षिण की ओर, फिर ये पश्चिम की ओर। तो नेक्स्ट वाली जो चौथी आकृति बनेगी उसमें एक ही डायरेक्शन बचती है, वो कौन सी डायरेक्शन बचती है? उत्तर की ओर होगी। इस तीर की आकृति उत्तर की ओर होगी, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बाकी सारी आकृतियों को अब अंदर देखेंगे, सब में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है वो इन तीनों आकृतियों के अनुसार बनेगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आकृति आपको दी गई है, उसके बारे में ऊपर लिखा भी गया है कि निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग की वरीयता को दर्शाता है। वृत्त जो है, यहाँ पर देखिए आकृति में जो वृत्त है वो गुलाबी रंग को दर्शाता है। इसके बाद में जो ट्रेंगल है वो किसको दर्शाता है? वो नीले रंग को दर्शाता है। और जो आयत है वो सफ़ेद रंग को दर्शाता है। ठीक है, अभी प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। लड़कियों का कौन सा समूह जो है वो नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है परंतु सफ़ेद रंग को नहीं? इसका मतलब ये है कि आयत के अंदर जो भी लिखा है उसको आपको नहीं लेना है। गुलाबी और नीले मतलब कि वृत्त और ट्रेंगल का सारा कुछ आपको ले लेना है। यहाँ पर देखिए आयत ये है, इसके अंदर के आपको जो भी लिखा गया है इसको आप नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया परंतु सफ़ेद रंग को नहीं, तो इनके अंदर का नहीं लेना है। बचा क्या क्या? P बचता है, V बचता है और Q बचता है। मतलब P प्लस V प्लस Q जो है वही लड़कियाँ नीले और गुलाबी रंग को पसंद करती हैं परंतु सफ़ेद रंग को नहीं। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है P प्लस V प्लस Q? ये दूसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन काफ़ी नीचे लिखे गए थे, इसलिए ऑप्शन आपको नहीं दिख पाएंगे। अगर प्रश्न दिखेगा तो ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे, अगर ऑप्शन दिखेगा तो प्रश्न नहीं दिख पाएंगे। तो प्रश्न को आपको लगाना है तो आप लोग एक बार इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है G7 K11 O15 S19। ठीक है, यहाँ पर आपने गौर किया होगा जो G का स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 7वां ही स्थान होता है, और K का 11वां होता है, O का 15वां होता है, S का 19 होता है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट के स्थान है वही उनके सामने रख दिए गए। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, मतलब 4 4 से बढ़ रहा है, तो 19 4 23, और 23 स्थान किसका होता है? W का होता है। तो एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है 23, तो लास्ट वाले को आप सही करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को, और आगे बढ़ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 4 जानवर दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। शेर हो गया, जंगली भैंसा हो गया, घोड़ा, याक, इनमें से आपको पहचानिए कि भिन्न कौन सा है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि जंगली भैंसा, घोड़ा और याक जो होते हैं ये शाकाहारी जीव में आते हैं, मतलब कि घास फूस खाते हैं, जबकि शेर जो है ये मांसाहारी जीव में आता है, इसलिए ये समूह से अलग होगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। A B C आपको दिया गया, D को आपको पहचानना है कि A B C D में से कौन सी विकल्प को आप यहाँ पर रख सकते हैं। प्रयास करिए। A से B का संबंध देखिए कैसे बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर वर्ग रखा गया, ध्यान से देखिए पहली वाली आकृति को, और ये यहाँ पर से कट का निशान लगाया गया है प्लस का, तो वो बी वाले ऑप्शन में ये चारों जो बॉक्स हैं वो अलग हो गए हैं कट करके। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप। उसी प्रकार से सी वाली आकृति में जिस प्रकार से सर्किल बनाया गया है उसको काट दिया गया बीच से, तो नेक्स्ट वाली जो डी आकृति होगी उसमें सर्किल के जो 4 पार्ट्स होंगे वो अलग करके रखे गए होंगे। कहाँ पर रखे गए हैं? ए वाले ऑप्शन में। देखिए जिस प्रकार से ए का संबंध बी के साथ में है वैसा सी का संबंध डी के साथ में आपसे बनाने का प्रयास किया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा ही जूम करते हैं, जूम करेंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ऑप्शन दिखाना है इसमें बहुत जरूरी है आपके लिए। वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, अभी ये देख लीजिए, अभी जूम करते हैं, ऑप्शन आपको बाद में दिखाएंगे। इसको आप देखेंगे नहीं तो बता कैसे पाएंगे उत्तर कितना आप निकालेंगे। आपसे पूछ रहा है
कि फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो ये फ्रेंच का गोला है, ये स्पेनिश का है, ये जापानीज का है, और फ्रेंच स्पेनिश आपसे पूछे हैं। ठीक है, आपने देख लिया। अभी आप लोग उत्तर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलतियां आप करके आएंगे एग्जाम में, इसलिए यहां पर आप लोग समझ लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंच और स्पेनिश में ये बीच में 20 लिखा गया है। कुछ लोग ये 20 को सही करके एग्जाम में दूसरे वाले ऑप्शन को सही करके चले आएंगे, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। आपसे प्रश्न में पूछा है फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो ये 4 को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। 20 तो है ही है फ्रेंच और स्पेनिश, साथ ही साथ ये 4 जो हैं विद्यार्थी वो फ्रेंच स्पेनिश और जापानीज पढ़ते हैं। तो फ्रेंच स्पेनिश तो पढ़ते ही हैं और साथ ही साथ जापानीज पढ़ते हैं, तो 24 होगी। इसने ये मना नहीं किया कि जापानीज नहीं पढ़ते हों, जापानीज वाले को आप ले सकते हैं। जो फ्रेंच स्पेनिश जापानीज भी पढ़ते हैं उनको भी आप लीजिए, क्योंकि फ्रेंच स्पेनिश से आपको मतलब है। 20 और 4 24, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। समझ गए आप? अगर ये मना करता है जापानीज वाले को तो फिर हम नहीं लेते 4 को, इसने मना नहीं किया है। इसलिए जो 4 विद्यार्थी वो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों को तो पढ़ते ही हैं, तो उनको हम लोग शामिल कर लेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में लिखा गया, क्या उत्पादों की बिक्री के लिए दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अब आप किस तर्क में उत्तर देंगे, या फिर हाँ में या नहीं पर। पहले वाले में लिखा गया हाँ, विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद महंगे हो जाते हैं। आप देखते होंगे एक बिस्कुट की भी जो ऐड आती है उसको भी एक्टर से कराई जाती है, जो 6 से 7 करोड़ रुपए उस ऐड करने के लेता है। तो ये ऐड का जो पैसा उसको दिया जाता है, तो कंपनी कहाँ से देगी? अपनी जेब से तो देगी नहीं, वो जो उत्पाद बनाएगी उसी में ऐड करेगी, फिर उपभोक्ताओं को बेच करके वो पैसे को निकालेगी। तो विज्ञापनों पर बहुत ढेर सारा पैसा खर्च किया जाता है। पहले एक्टर्स को दिया जाता है, उसके बाद में टीवी में चलाया जाता है, यूट्यूब में ढेर सारे आप देखते होंगे एड्स आते हैं, उनके भी पैसे कंपनी देती है चलाने के लिए। ढेर सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विज्ञापन पर जब इतना पैसा खर्च होगा तो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद तो महंगे ही हो जाएंगे। इसलिए पहला तर्क जो हाँ में है उसको आपको सही करना है। तर्क पहला जो है वो मजबूत है। ठीक है, अब मैं अपना तर्क देता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरे में लिखा गया नहीं, विज्ञापनों के बिना उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। जबकि देखा जाए तो इस प्रश्न में दोनों ही तर्क जो हैं गलत हैं। देखिए आप विज्ञापनों के जो विज्ञापन आ रहे हैं उत्पादों के, उस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे कि मार्केट पर कोई चीज़ लॉन्च होती है तो आपको कैसे मालूम चलेगी? जब तक पेपर में नहीं आएगा, टीवी में नहीं दिखाई पड़ता, तो आपको कैसे मालूम चलेगी कौन सी गाड़ी लॉन्च हो गई, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, क्या चीज़ के लिए सुविधा होगी आपको करने के लिए? ये तो विज्ञापन के द्वारा ही आपको मालूम चलेगा। तो इसके लिए एक नियम बनना चाहिए कि इतना बजट आपको विज्ञापन के लिए करना है। जो ढेर सारा बजट लगा देती है कंपनियां, उस पर एक सीमित बजट होना चाहिए कि साल में आपको इतना रुपए दिया जाता है, आप इतने रुपए के अंदर विज्ञापन को करना है और अपने उत्पाद को महंगा नहीं करना है। ठीक है, ये सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। जैसे कि आपने आईपीएल टीम के लिए बनाया कि इतना पैसा लगाएंगे और आपको एक आईपीएल टीम आप इतने पैसे के अंदर आपको खरीदनी है। ठीक है, तो रेलवे ने अपना पहला तर्क मजबूत किया है। मेरे हिसाब से विज्ञापन होना चाहिए ताकि लोगों को नई नई चीज़ें जो मार्केट में लॉन्च हो रही, जो इन्वेंट हो रही हैं, वो कैसे मालूम चलेंगी। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में समूह में से विषम की आपको पहचान करनी है। एक एक करके हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, इसको आप देखते जाइए। एक साथ आपको 3 ही ऑप्शन दिखेंगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे, और चौथा ऑप्शन ये नीचे है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति आपको विषम लग रही है। पहले 3 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर ये चौथे वाले को भी देख लीजिए, इसी प्रकार आपको दिख पाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि त्रिभुज के अंदर देखिए गोला रखा गया है डॉट डॉट करके पहली वाली आकृति में, इसमें वर्ग के अंदर गोला रखा गया है, और लास्ट वाली आकृति में पंचभुज के अंदर गोला रखा गया है। तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, इसी आकृति में इस सर्किल के अंदर सर्किल नहीं रखा गया है। ठीक है, सब में देखिए ट्रायंगल के अंदर गोला है, वर्ग के अंदर गोला है, और पंचभुज के अंदर गोला है, लेकिन दूसरी वाली आकृति में बीच में गोला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, रिलेशन से क्वेश्चन है। नीना जो है वो लतिका की दूसरी बेटी है, और वनिता लतिका के पहले पति की बेटी है। तो वनिता और नीना का क्या रिलेशन होगा? देखिए दूसरी बेटी है ना नीना, और
वनिता जो है लतिका के पहले पति की बेटी है, इसका मतलब कि पहले पति की और ये दूसरे से हुई है, तो दोनों जो बहनें होंगी नीना और वनिता, ये दोनों सौतेली बहनें होंगी। ठीक है, दो शादियां हुई हैं तो अलग अलग की संतानें हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सौतेली बहनें होंगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई है, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए प्रश्न में कुछ बातों को स्पष्ट नहीं करता कि कैसे घुमाने की बात कर रहा है, फिर भी जब भी आपको कुछ ना दिया हो तो आपको क्लॉकवाइज एक बार घुमा करके इसको देखना है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये सी वाली आकृति जो है वो आपको नजर आ जाएगी। तो उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित जो आकृति होगी वो सी ही वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। वैसे जब स्पष्ट चीज़ें नहीं देता है तो ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर श्रेणी में क्वेश्चनों के डाल दिया जा सकता है। तो ठीक है, बाकी आकृति आप देख लीजिए, क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो इसमें आपको नजर नहीं आएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष कोड भाषा में केरला को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बॉम्बे को कैसे आप लिखेंगे? ध्यान से देखिए कोडिंग में, जैसे के जो है के से जे हो रहा है, तो के का स्थान 11वां होता है और जे का स्थान 10 होता है, तो कितना कम कर दिया अल्फाबेट में, 1 की कमी हो रही है, -1 की कमी हो रही है। ई जो होता है 5वें स्थान पर होता है, सी तीसरे स्थान पर होता है, तो दूसरे पद में -2 की कमी हो रही है। आर को देखिए, आर जो होता है 18वें नंबर पर होता है और ओ होता है 15 नंबर पर, मतलब 3 की कमी हो रही है। तो आप सीरीज को देख करके समझ गए, पहले 1 कम करना है, फिर 2, फिर 3, इसी प्रकार आपको बॉम्बे को करना पड़ेगा। तो बी से 1 कम करेंगे तो ए से स्टार्टिंग होगी, ए से 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ओ में आपको 2 कम करने पड़ेंगे, ओ होता है 15वें स्थान पर, 2 कम करेंगे तो 13 आएगा, 13 नंबर पर एम होता है, तो ए एम जहां पर होगा उसको आपको सही कर देना है। आगे मत मिलाइए क्योंकि ऑप्शन मिल चुका है। फिर एम में आपको 3 कम करने पड़ेंगे, बी में आपको 4, ए में आपको 5, इस प्रकार से कम कर लीजिएगा, तीसरा ही वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप एग्जाम में करिएगा, जैसे आपको 2 पद मिल जाएं, इसमें आपको चेक करके आगे बढ़ जाना है, समय आपको वेस्ट नहीं करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सावित्री और प्रियंका शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठ करके शतरंज खेल रही हैं। अगर सावित्री दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही है तो उसकी प्रतिद्वंदी प्रियंका किस दिशा की ओर देख रही होगी? चलिए बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए, एक बार आपको प्रश्न को अपने तरीके से लगाना है, जब आपको नहीं आएगा तब आप हमारे उत्तर की ओर देखा करिए। अगर आप हमारे उत्तर पर आप डिपेंड होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। जो आपको लगाना है एग्जाम में, वो आपको एग्जाम में अपना ही प्रयास करना होगा। यहाँ तो आपका प्रयास होगा कि हम नहीं लगा पाएंगे तो हमारा उत्तर आप देख लेंगे, पर एग्जाम में आप किसका उत्तर देखेंगे? वहाँ पर तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी अगर आप गलत करेंगे तो। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन को बनाते हैं, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्या कह रहा है? अगर सावित्री दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही हो, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही होगी तो ये बैठी होगी उत्तर पूर्व की डायरेक्शन पर, क्योंकि अगर इधर बैठेगी तभी तो इधर को देखेगी। अब इसने शुरुआत में ही कह दिया है कि सावित्री, ठीक है, यहाँ पर सावित्री बैठेगी। यहाँ पर शुरुआत में कहा कि मानक व्यवस्था में, जब भी मानक व्यवस्था कहेगा इसका मतलब शतरंज 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। तो अगर सामने वाला इस डायरेक्शन में बैठा है तो उसके सामने वाला भी इस डायरेक्शन में उसके जस्ट सामने बैठेगा। तो जो प्रियंका है वो किस दिशा की ओर देखेगी? उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखेगी। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मानक व्यवस्था मतलब है कि सीधा ही सीधा आपको बैठाना है, सावित्री की सीधे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बगल में बैठा देंगे यहाँ पर, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शतरंज कहे, ताश का खेल कहे, तो आमने सामने का ही खेल होता है। 4 लोग को आमने सामने बैठाना है तो उसी प्रकार से बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व सही ऑप्शन होगा। देखने की बात करेगा तो आपको सामने वाले डायरेक्शन को रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर बैठने की बात करेगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वहाँ पर बैठेगी। जैसे कि देख रही है उत्तर पूर्व डायरेक्शन की ओर, तो बैठी होगी पश्चिम दक्षिण की ओर में। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दी गई है 1, 2, 3, चौथी आकृति आपको इन 4 ऑप्शन में बतानी है, A, B, C, D में से आप किसका चुनाव करेंगे। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करिए। देखिए पहले आकृति में आप देख रहे होंगे जो ट्रायंगल है इसके ऊपर ये 2 गोले रखे गए हैं। जब दूसरी वाली आकृति आई है जो ट्रायंगल के अंदर ही दोनों गोलों को रख दिया गया था, अब की बार
उनको उठा करके जस्ट उसके सिरे के ऊपर रखा गया, इस सिरे के ऊपर, अंदर नहीं ले जाया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से जैसे वर्ग के अंदर ये दोनों गोलों को टच करते हुए काटते हुए अंदर ले गए थे, अब की बार हमको इस वर्ग के गोले के बिल्कुल बाहर कोने पर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसा ए का संबंध बी के साथ में, वैसा सी का आपको डी के साथ में बताना है। तो ऐसी आकृति आपको इस बी ऑप्शन में नजर आ रही होगी, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। बहुत ही आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को आपको लगाना है, समय लीजिएगा, लेकिन 1 नंबर आपको लेकर जाना है सारे प्रश्नों में से। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में कहा गया है सभी बंदर लंगूर हैं, और दूसरे कथन है सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। तो ये दो निष्कर्षों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा या फिर कौन सा निष्कर्ष आपको सही लगेगा। चलिए वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं, आप लोग भी प्रयास करिए। सभी बंदर लंगूर हैं, इसका मतलब जो बंदर का सर्किल होगा, गोला होगा, वो लंगूर के अंदर होगा, लंगूर के अंदर होगा। ठीक है, सभी बंदर को लंगूर के अंदर कर दिया। सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, मतलब गोरिल्ला का जो गोला होगा वो भी लंगूर के अंदर होगा। समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ बंदर गोरिल्ला हैं, कुछ बंदर गोरिल्ला हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है कि बंदर का गोला गोरिल्ला के टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको सही नहीं करेंगे। जिसके बारे में कथन में स्पष्ट चर्चा की गई है उसी को आप सही कर सकते हैं। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, बिल्कुल सही है। ये लंगूर के अंदर देखिए गोरिल्ला है, तो कुछ लंगूर तो गोरिल्ला होंगे ही होंगे ना, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल दूसरा ही अनुसरण करेगा, पहला नहीं कर सकता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फिर से देखिए ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आया है। हम आपको देखिए एक ही सेट के सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो इस सेट में देखिए कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आ गए। वैसे इसके पहले जो सेट कराए थे उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, इस सेट में 2 क्वेश्चन आ गए, तो कैलेंडर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर से देखिए 29 लिखना है, जनवरी की कोड होता है 1, 50 साल आपको लेने हैं। इन 50 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे ये आपको देखने पड़ेंगे। 12 चौक 48, मतलब 12 लीप ईयर पड़ेंगे। और अगर हम शताब्दी की बात करेंगे, 400 से भाग देंगे 1900 में, तो 4 चौको 16, 300 शेष बचेगा, और 300 का कोड होता है 0। इसमें 7 से भाग करके आपको जितना शेष बचेगा उसको निकालना है। तो सब में हम क्या करते हैं, 7 से भाग करके इसको छोटा करते जाते हैं। 7 चौक 28, 1 बचेगा शेष, 1 तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं। 7 सते 49, 1 बचेगा शेष, और 7 5 12, तो 5 3 8, और 8/7 करेंगे तो 8/7 में 1 शेष बचेगा। 1 किसका कोड होता है? रविवार का होता है। फिर से रविवार होगा, पिछले वाले में रविवार जो क्वेश्चन आया था उसमें भी रविवार था, इसमें भी रविवार है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इसमें आपको पढ़ना पड़े कैलेंडर के सवालों को, तभी आप लगा पाएंगे। तो पूरे कैलेंडर चैप्टर को आप लोग कोडिंग से पढ़े होंगे, जिस हिसाब से आपको कोडिंग पढ़ाई गई हो उसी हिसाब से आप लोग करिएगा। कोड इसमें चेंज हो सकते हैं, कुछ लोग जनवरी कोड अलग बताते हैं, शताब्दी का अलग बताते हैं, तो वैसे ही आप लोग लगाइएगा, लेकिन उत्तर आपको सेम ही प्राप्त होगा। किसी प्रकार से आप लगाइए, उत्तर यही आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन तर्क से क्वेश्चन आया है, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बैंकों द्वारा सस्ती दर पर होम लोन देना चाहिए? किस तर्क को आप सशक्त मानते हैं? देखिए यहाँ पर पहला तर्क लिखा गया, हाँ, इससे लोगों को मासिक EMI देने में सरलता होगी। दूसरा, नहीं, बैंकों को पैसे की हानि होगी। किसको आप सख्त मानते हैं? देखिए कथन में चर्चा की गई है सिर्फ होम लोन की, ठीक है, इसने पर्सनल लोन की बात नहीं की है। तो होम लोन तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि सस्ता ही हो, क्योंकि उनको मासिक EMI देने में सरलता होगी। अगर होम लोन ही महंगा हो जाएगा तो मनुष्य की सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है? घर है। अब अगर लोन महंगा हो जाएगा तो घर बना ही नहीं पाएगा। जिसके पास 5 लाख रुपए हैं वो घर बना ही नहीं पाता है, तो बैंक से क्या करता है? उधार लेता है। तो बैंक अगर उसको हाई इंटरेस्ट पर लोन देगी, मतलब 10 लाख रुपए अगर दे रही है, तो उसका कह रही कि हमको 15 लाख रुपए चुकाना तुम, तो ये इतना रुपए कहाँ से मनुष्य पाएगा? तो इसके लिए जितनी दर सस्ती होगी, 10 लाख रुपए ले और 11-12 लाख रुपए चुका करके, इससे बैंक को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि ये होम लोन की बात कर रहा है। बैंक वैसे ही पर्सनल लोन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि बैंक को पैसे की हानि हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए पहले तर्क को आप सही मान सकते हैं, क्योंकि बेसिक ज़रूरत है घर, इस हिसाब से पहला वाला जो है वो सशक्त मान सकते हैं। EMI देने में सरलता होगी और बैंक को सस्ती दर पर होम लोन देना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह पर कौन सा अंक आएगा? ये 4 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। चलिए प्रयास करिए।
यहाँ पर देखिए सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, 6 से 7 हो रहा है और 17 के 21 हो रहा है, ध्यान दिया आपने। फिर 21 से 22 किया, फिर 22 23 66 किया। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये 2 पद में 1 बढ़ा रहा है, इसके बाद इसका 3 गुना कर दे रहा है। फिर देखिए 1 बढ़ाया, फिर 3 गुना किया, फिर 1 बढ़ा दीजिए आप, 66 के बाद 67 कर दीजिए और 67 का 3 गुना तो 201 यहाँ पर लिखा ही गया है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ध्यान दिया आपने कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, पहले 1 बढ़ के 3 गुना, 1 बढ़ के 3 गुना, 1 बढ़ के 3 गुना, इस प्रकार सीरीज आगे बढ़ रही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पल्लवी के भाई का बेटा नरेश है, तो नरेश का पल्लवी से क्या रिलेशन होगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आप स्वयं को ले लीजिए, आपकी कोई बहन है उसका नाम पल्लवी है, तो आपका जो बेटा होगा उसका नाम नरेश है, तो नरेश का पल्लवी से क्या रिलेशन होगा। नरेश क्या लगेगा आपकी बहन का, तो भतीजा लगेगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। स्वयं से ही संबंध को देखने का प्रयास करेंगे तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं और बढ़ा देता तो फिर हम लोग जनरेशन वाइज बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर तो आसानी से निकल आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न उत्तर से फिर से क्वेश्चन आया है, क्या लोगों के देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पलायन मतलब कि देश छोड़कर दूसरे देश जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क में आप किस तर्क को सही करेंगे, हाँ की कि नहीं की। हाँ में लिखा गया हाँ ये फायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने की प्रतिबंध लगेगा, और नहीं प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है वह जहाँ चाहे वहाँ रहे। तो इसका दूसरा तर्क जो है वही सशक्त है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का अधिकार है, ये आपके संविधान में लिखा है कि जहाँ चाहे वो जा सकता है। इसमें पहले वाले में लिखा गया इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा। जब देश में प्रतिभा की कद्र नहीं होगी तो वो विदेश की ओर तो पलायन करेगा ही करेगा। तो हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है कि वो जहाँ चाहे जा सकता है, अपने देश में रहे या दूसरे देश में रहे, कहीं भी जा सकता है। तो दूसरा ही तर्क जो होगा वो सख्त होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है, टीम के बारे में बोलते हुए टीम मैनेजर ने कहा, खिलाड़ियों ने इस सीजन में खेले गए 6 खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस सीजन में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब आप निष्कर्ष बताइए कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। पहला निष्कर्ष है खिलाड़ियों ने कुल 6 गेम खेले थे। दूसरा, टीम मैनेजर को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। खिलाड़ियों ने इस सीजन में 6 खेलों में खेले गए 6 खेलों में, मतलब कि टोटल 6 गेम ही खेले गए। पहला निष्कर्ष भी सही है। टीम मैनेजर को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, इसने कहा ही कि बहुत अच्छा काम किया, गर्व तो है ही है। तो मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख को आपको चुनना है। ठीक है, हाइड्रोजन, गैसें, हीलियम। अब आप पहले देखिए, पहला ऑप्शन है ये, इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको देखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, गैसें, ये 3 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए। नीचे वाले ही 3 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही ऑप्शन है, उसको आप देख लीजिए। ऊपर का ऑप्शन नहीं सही, क्योंकि तीनों आपको एक साथ दिख रहे हैं ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गैसों के अंदर ये गैस का गोला जो होगा वो बड़ा होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन भी आएगी और हीलियम भी आएगी। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। गैसों के अंदर गैसों का पहला वाला जो बड़ा वाला गोला है वो गैस का है, फिर 2 छोटे जो गोले हैं वो एक हीलियम को दर्शाता है, एक हाइड्रोजन को दर्शाता है। तो यहीं पर यही चीज़ लिखी गई है, हाइड्रोजन, गैसें, हीलियम में आपको, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा ये वेन डायग्राम को दर्शाएगा। तो ये हमारे 28 प्रश्नों की सीरीज थी। इस सेट में जो है रीजनिंग के 28 ही क्वेश्चन रखे गए थे। हर सेट में किसी में 28, किसी में 30, इस प्रकार से पिछले साल अलग अलग सेटों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने इन 28 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही सही उत्तर दिए। आशा करते हैं कम से कम आप लोग इस सेट में 25 क्वेश्चन तक करने का प्रयास किए होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस 25 क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास करिए। गलतियां आपसे जो कठिन क्वेश्चन है उन्हीं में करिए, सरल क्वेश्चन आप सारे के सारे आपको सही करने पड़ेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, उसका जो आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, हमने पिछले सेट में आपसे पूछा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है, तो बहुत से लोग रक्षा मंत्रालय कह रहे थे, जबकि इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, ये पिछले वीडियो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। इनको शॉर्टकट में कहते हैं एनटीआर।
अभी आप देखते होंगे साउथ में एक हीरो है जिन्हें हम लोग जूनियर एनटीआर कहते हैं, तो वो एनटी राम राव जो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे उनके पोते हैं, जिनका नाम है जूनियर एनटीआर। ठीक है, काफ़ी फेमस है, आप लोग जब साउथ की फिल्में देखते होंगे। अभी उनकी एक मूवी आ रही है RRR, आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें आपको जूनियर एनटीआर कलाकार नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इनके पोते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए जूनियर एनटीआर कहते हैं। तो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।